नमस्कार दोस्तों, पीसीआई हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत। दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीसीआई हिंदी ज्ञान आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार कंटेंट अपने हिंदी व्याकरण को बहुत ही सरलता से आप लोगों तक प्रस्तुत कर रहा है और डिटेल से आप पढ़ने के लिए पीसीआई क्लासेज अजीतगढ़ में संपर्क कर सकते हैं, जहां पर अपने ऑफलाइन क्लासेज सभी सब्जेक्टों का विस्तार से हम वर्णन उल्लेख करवा रहे हैं और बच्चों को बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं। अजीतगढ़ में आप लोगों के लिए एक बहुत ही शिक्षा में क्रांति हमने एक तरह से प्रस्तुत की है, जो अपने शिक्षार्थियों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, अपन चल रहे हैं यहाँ पर विशेषण शब्द पढ़ रहे हैं और विशेषण शब्दों के माध्यम से एक बार फिर से हम विशेषण का रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर अपन बात करें तो कुछ तथ्य हम पढ़ चुके हैं और कुछ तथ्यों के साथ में हम आगे और भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने लिखा हुआ है विशेषण शब्द, और विशेषण शब्द को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से आप देखिए, यहाँ पर विशेषण शब्दों के कितने अंग होते हैं, तो यहाँ मित्रों 2 अंग होते हैं। एक अंग जिसको विशेषण कहते हैं स्वयं आ जाएगा, अर्थात जो विशेषता प्रकट होती है, और एक होता है विशेष्य, जिसके बारे में कहा जाता है उसको विशेष्य कहते हैं, और जो कहते हैं उसको विशेषण कहा जाता है। ऐसे मित्रों हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर से हम इनका रिवीजन करेंगे तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। करत करत अभ्यास जड़मत होय सुज्ञान, बार बार अभ्यास करेंगे तो एक जड़ से जड़ व्यक्ति भी ज्ञानी बन सकता है। वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के रहने वाले हैं, जिसके अंतर्गत एक तो उद्देश्यवाचक विशेषण होता है और एक विधेयवाचक विशेषण होता है। उद्देश्यवाचक विशेषण कहां पर होता है? जिन वाक्यों में पहले विशेषण शब्द प्रयुक्त होता है और बाद में विशेष्य आता है, वहां पर उद्देश्यवाचक विशेषण वाक्य मान लिया जाता है। और जिन वाक्यों में पहले अगर विशेष्य को लिखते हैं और बाद में हम विशेषण को लिखने वाले हैं, तो वहां पर दोस्तों यहाँ विधेयवाचक विशेषण रहने वाला है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्यवाचक और विधेयवाचक। आपके सम्मुख 2 उदाहरण लिखे भी हुए हैं। यहाँ पर देखिए, मोहन ताजा सब्जी लाया है। कैसी सब्जी लाया दोस्तों? ताजा। अब ये ताजा इसकी विशेषता है और सब्जी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये उद्देश्यवाचक विशेषण रहने वाला है, क्योंकि हमने विशेषण शब्द को पहले लिखा है। और दूसरे वाक्य में अगर हम बात करें तो यहाँ पर सब्जी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये विशेष्य है, और जो बात कर रहे हैं ताजा ये उसकी विशेषता है। तो यहाँ पर ये विधेयवाचक विशेषण रहने वाला है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर ऐसे विशेषण 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। फिर चलते हैं आगे। यहाँ पर आपके सामने लिखा है विशेषण के कुल भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। और इसके लिए आप लोगों को एक सूत्र बताया गया, जिसको आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, घुस के पसा भिन्न व्यक्ति। तो यहाँ पर मतलब जी का मतलब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, और गुणवाचक विशेषण के बाद में सह लिखा है तो संख्यावाचक विशेषण रहने वाला है, पै लिखा है तो परिमाणवाचक विशेषण रहने वाला है, सा लिखा है तो सार्वनामिक विशेषण रहने वाला है, और भिन्नतावाचक विशेषण ये संख्यावाचक का ही उपभेद होता है, तो ये भिन्नतावाचक विशेषण हो जाएगा। और व्यक्तिवाचक विशेषण ये गुणवाचक का ही उपभेद होता है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक विशेषण रहने वाला है। एक बार हमने यहाँ पर मित्रों गुणवाचक विशेषण को पीछे पढ़ा है, जहां पर ऐसे शब्द जो गुण दोष रंग रूप ऐसे ही आकार काल स्थिति दशा या फिर मान लो दशा या स्थिति को हम प्रयुक्त कर सकते हैं, या दिशा सूचक शब्द या ऐसे शब्द जो किसी स्वाद को बता रहे हैं, स्पर्श को बता रहे हैं, वो सारे गुणवाचक विशेषण में रहने वाले हैं। संख्यावाचक जो किसी संख्या को प्रकट करते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में रहने वाले हैं। जैसे 5 विद्यार्थी संख्यावाचक है, थोड़े विद्यार्थी संख्यावाचक है। ऐसे हम आगे चले, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत मात्रा प्रकट करने वाले शब्द आते हैं, जिनको मापा और तोला जाता है, अर्थात ऐसे शब्द जो परिमाण को प्रकट करते हैं, मात्रा को प्रकट करते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण में होते हैं। जैसे 1 किलो चीनी, थोड़ी चीनी, तो ये परिमाणवाचक में रहने वाला है। सार्वनामिक विशेषण, कोई सर्वनाम शब्द आ जाए और उस सर्वनाम शब्द के ठीक बाद में कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ है जिसकी तरफ हम संकेत कर रहे हैं, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण हो जाता है कि वह लड़का मेरा भाई है, मेरा भाई है। ऐसे मान लो लिखा हुआ है तो लड़के की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों ये सार्वनामिक विशेषण रहने वाला है। व्यक्तिवाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी स्थान विशेष को प्रसिद्धि दिलाते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत जाते हैं। जैसे यहाँ पर कश्मीरी सेब लिखा है, बीकानेर रसगुल्ले लिखा हुआ है, बनारसी साड़ी लिखा हुआ है, तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण में जाने वाले हैं।
और भिन्नतावाचक विशेषण जहां पर प्रत्येक, हर एक, अनेक ऐसे शब्द आते हैं वो भिन्नतावाचक विशेषण के अंतर्गत रहने वाले हैं। दोस्तों ये दोनों के दोनों विशेषण कैसा शब्द से हम प्राप्त कर सकते हैं, कैसा, कैसी और कैसे, इन शब्दों से हम प्रश्न करें और इनमें हमें उत्तर मिल जाए, स्थान मिल जाए तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा और बाकी गुणवाचक विशेषण में जाने वाले हैं। ऐसे मित्रों एक शब्द आता है कितना, कितनी और कितने, ऐसे शब्द आते हैं। इन शब्दों से हम प्रश्न करेंगे और इन प्रश्नों से जो उत्तर मिलेगा वो संख्यावाचक में भी जा सकता है और परिमाणवाचक में भी जा सकता है। गिनने वाले संख्यावाचक में जाएंगे और मात्रा वाले परिमाणवाचक में जाएंगे और ये सार्वनामिक विशेषण आपके सामने लिखा हुआ है। फिर चलते हैं दोस्तों आगे देखो ये नया टॉपिक लिखा हुआ है आज के लिए, आपके सामने लिखा है पराविशेषण। अब पराविशेषण क्या होता है देखिए, सबसे पहले पराविशेषण की परिभाषा जान लेते हैं और फिर इसके उदाहरण हम देखने वाले हैं। पराविशेषण किसे कहते हैं? pra का मतलब पहले, विशेषण से पहले आने वाला शब्द जो विशेषण की भी विशेषता प्रयुक्त करता है उसको पराविशेषण कहा जाता है। ये परिभाषा में लिखा है, ऐसे शब्द जो विशेषण शब्द की भी विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें पराविशेषण कहा जाता है। अब हम ये जान चुके हैं कि कौन सा विशेषण है और उस विशेषण की भी विशेषता प्रकट करने वाले कोई शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको पराविशेषण कहा जाता है। जैसे दोस्तों आपके सामने वाक्य में प्रयोग किया गया है, वह लड़का बहुत होशियार है, तो यहाँ पर होशियार की भी विशेषता प्रकट हो रही है। कितना होशियार है? बहुत होशियार है। तो दोस्तों ये गुणवाचक विशेषण है होशियार और इसकी भी विशेषता बताई जा रही है बहुत, तो ये बहुत पराविशेषण रहने वाला है। ऐसे ही कितने अनंत वाक्यों में पराविशेषण ऐसे ही प्रयुक्त होगा दोस्तों। जैसे आपके सामने मान लो ये वाक्य लिखा हुआ है राधा बहुत अच्छी लड़की है, राधा बहुत अच्छी लड़की है। अब अच्छी उसकी विशेषता है, उसका गुण है, तो ये तो दोस्तों हो गया विशेषण। और इसकी भी विशेषता बताने वाला कौन सा हो जाएगा? पराविशेषण। और ये पराविशेषण बहुत शब्द है, ये पराविशेषण के अंतर्गत रहने वाला है। फिर मित्रों आगे हम चलें, राम बहुत सुंदर बालक है, राम बहुत सुंदर बालक है। अब यहाँ पर सुंदर तो है लेकिन कितना है? बहुत है, और ये बहुत पराविशेषण हो जाएगा और ये सुंदर विशेषण हो जाएगा जो उसके रूप को बता रहा है। आगे मित्रों एक शब्द लिखा है सीता बहुत अच्छी खिलाड़ी है। यहाँ पर खिलाड़ी की विशेषता प्रकट हो रही है, सीता बहुत अच्छी, तो यहाँ पर ये अच्छी है ये विशेषण है और इस अच्छी की भी विशेषता बताने वाला बहुत, ये दोस्तों पराविशेषण रहने वाला है। तो ऐसे शब्द होते हैं पराविशेषण जो विशेषण की भी क्या प्रकट करते हैं? विशेषता, उनको पराविशेषण कहा जाता है। फिर मित्रों हम आगे बढ़े तो इसी क्रम में विशेषण को आगे पढ़ते हैं तो विशेषण की 3 अवस्थाएं आती हैं। कभी पूछ लिया जाए कि विशेषण कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर मित्रों उत्तर होगा 3। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। यहाँ पर देखो 3 अवस्थाएं होती हैं जो क्रम से लिखी हुई है, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मित्रों यहाँ देखो तर लगा है, तर जहां आ जाएगा उत्तर अवस्था आएगी, यहाँ तम लिखा है, तम जहां आ जाएगा उत्तम अवस्था होगी। मतलब उत्तम अवस्था को तो हम अंतिम स्थिति वाले को उत्तम अवस्था में ले सकते हैं। और जो तुलना करते हैं, जिन शब्दों के माध्यम से हम तुलना करते हैं, वो तुलना वाले उत्तर अवस्था में रहने वाले हैं। और जो मूल स्थिति में लिखा हुआ विशेषण होता है उसमें विशेषण की मूल अवस्था मान ली जाती है। अब मित्रों इन तीनों के उदाहरण आपके सम्मुख लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं देखिए दोस्तों, अभी हमने विशेषण को अच्छे से जान लिया है। फिर देखते हैं आगे, राम अच्छा खिलाड़ी है। कैसा खिलाड़ी है? अच्छा। ये तो बिल्कुल विशेषण की मूल अवस्था हो गई है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई तुलना का भाव नहीं है। लेकिन दूसरा ही वाक्य लिखा है, श्याम राम से अच्छा। किससे अच्छा मित्रों? राम से अच्छा। तो यहाँ पर ये तुलना का भाव हो रहा है, तो जहां पर भी तुलना का भाव होगा वहां पर विशेषण की कौन सी अवस्था होगी? उत्तर अवस्था मान ली जाती है। मोहन सबसे अच्छा, अब यहाँ पर तुलना का कोई भाव रहा ही नहीं है, अंतिम अवस्था हो गई है। सबसे आ गया है तो सबसे आगे कोई कुछ भी बचा नहीं है, सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो ये विशेषण की कौन सी अवस्था रहने वाली है? उत्तम अवस्था रहने वाली है। ऐसे मित्रों और देखते हैं अन्य उदाहरण जो विशेषण की अवस्था को स्पष्ट करने वाले हैं। गंगा पवित्र नदी है। कैसी नदी है मित्रों? पवित्र। नदी की विशेषता प्रकट हो रही है पवित्र, तो ये विशेषण की मूल अवस्था रहने वाली है। फिर मित्रों गंगा यमुना से, किससे मित्रों? यमुना से। तो यहां तुलना हो गई है,
यमुना से पवित्र नदी है, तो यहाँ पर उत्तरावस्था रहने वाली है। और गंगा सबसे, अब इससे आगे कुछ नहीं है, अंतिम अवस्था हो गई, सबसे पवित्र नदी है, तो ये उत्तम अवस्था हो गई है। ऐसे हम बात करें तो विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। और देखिए ऐसे ही अवस्थाओं की आगे प्रश्न लिखी है, वह अच्छा खिलाड़ी है, तो इसमें कोई भी प्रकार की तुलना नहीं है, कोई अंतिम अवस्था नहीं है, ये मूल स्थिति में लिखा हुआ वाक्य है, तो ये विशेषण की मूल अवस्था मान ली जाएगी। ऐसे ही मित्रों वह बेहतर खिलाड़ी है, तर आ गया, देखो अभी बताया था कि तर वाले आएंगे तो उत्तर अवस्था में आएंगे, तर उत्तर अवस्था में, तो ये विशेषण की उत्तर अवस्था हो गई है, तुलना हो रही है। लेकिन यहाँ वाक्य तीसरा लिखा है, वह बेहतरीन खिलाड़ी है, बेहतरीन, और बेहतरीन होता है जो सबसे अच्छा होता है, उसको बेहतरीन कह सकते हैं। तो ये विशेषण की उत्तम अवस्था आ गई, जिसको हम अंतिम अवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं। अब ये अवस्था ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी हो सकती है। जैसे मान लो बोला जाए अच्छा की जगह बुरा भी आ सकता है, जैसे वह बुरा खिलाड़ी है, तो वहां पर विशेषण की बुराई हुई है, उसका दोष बताया गया है। फिर वह बदतर खिलाड़ी है, बदतर, अब यहाँ पर बद का अर्थ होता है बुरा, ये शब्द आ गया, देखिए बद, और बद के आगे क्या लगा दें, तर, और जहां तर लगेगा वहां विशेषण की कौन सी अवस्था होगी, उत्तर अवस्था। और ऐसे बोल दिया जाए कि वह बेहतरीन, सॉरी बदतरीन, बदतरीन आ गया है, तो यहां पर लिखा है मित्रों तरीन, तो ये तरीन वाले किस में जाएंगे, विशेषण की अंतिम अवस्था में जाते हैं, और ये सारे के सारे उत्तम अवस्था के अंतर्गत रहेंगे। जैसे मान लो मित्रों यहाँ पर उससे आ जाए तो ये तुलना होने वाली है, और तुलना होने वाली है तो ये उत्तर अवस्था है। कौन सी अवस्था है, उत्तर अवस्था। और सबसे लिखा हुआ हो तो यहाँ पर कोई तुलना नहीं है, अंतिम आ गई है अवस्था, तो इसको उत्तम अवस्था कह सकते हैं। तर लिखा है तो ये उत्तर अवस्था आएगी, तरीन लिखा है तो ये उत्तम अवस्था आने वाली है, तर लिखा है तो बिल्कुल उत्तर अवस्था है, और तम लिखा है तो यहाँ पर विशेषण की ये अंतिम अवस्था रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम कुछ वाक्यों को ले सकते हैं। जैसे मान लो वह उच्च शिखर है, अब यहां पर हम बात करें तो उच्च शिखर, ये उसकी विशेषता हो गई, ये मूल अवस्था में आ गया है। ऐसे ही मान लो वह उच्चतर शिखर है, वह उच्चतर शिखर है, तो यहां पर दोस्तों उच्चतर आ गया, देखिए, और तर वाले उत्तर अवस्था में आने वाले हैं। ऐसे ही मान लो तीसरा वाक्य ले लेते हैं, वह उच्चतम शिखर है, वह उच्चतम शिखर है। जैसे मान लो हम वाक्य बोलते हैं कि माउंट एवरेस्ट उच्चतम शिखर है, उससे ऊपर संसार में कोई भी शिखर नहीं है, तो अंतिम अवस्था आ गई है, तो वहां पर उच्चतम आ जाए तो वो अंतिम अवस्था है, उच्चतर आ जाए तो तुलना है, और उच्च आ जाए तो ये मूल अवस्था है। ऐसे विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर विशेषण की 3 अवस्थाओं को हमने आज डिटेल से जाना है। आप इनको विस्तार से देखिए और समझिए कि विशेषण क्या होता है, विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं, विशेषण के अंग कितने होते हैं, विशेषण वाक्य में प्रयोग के आधार पर कितने होते हैं, और वैसे कुल विशेषण कितने होते हैं, और कैसे कैसे प्रयोग किया जाता है, ये सारा का सारा मसाला हमने इस वीडियो में डाल दिया है। आराम से शांति से इनको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए, बार बार देखेंगे तो ये बिल्कुल समझ में आने वाला है। करत करत अभ्यास जड़मत होई सुज्ञान, बहुत ही पुराना वाक्य है कि सुज्ञान, जड़मत होई सुज्ञान, जड़ मतलब जो मूर्ख व्यक्ति है, जड़ बुद्धि है, वो भी ज्ञानी बन जाता है बार बार अभ्यास करने से। तो दोस्तों आपको मोटिवेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप नौकरी की तैयारी करने वाले हो तो खुद मोटिवेट हो, तो आप इनको आराम से बार बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, रटना नहीं है, समझना है। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास के साथ में, तब तक आप लोगों सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपनी जगह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन मंगलमय हो, हम ऐसी कामना करते हैं, और हमारी शुभकामना में आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।